प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम लोग राजत्व के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल के जो राज्य होते थे वे क्षेत्र आधारित नहीं होते थे बल्कि जन आधारित होते थे। कहने का आशय यह कि जहाँ कहीं भी 10, 20, 25, 50 लोग जाकर के बस जाते थे वहाँ राज्य का निर्माण हो जाता था। यदि हम ऋग्वैदिक राज्य संरचना की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन राज्य की सबसे निचली इकाई या सबसे निचली संरचना परिवार या कुल या कुटुंब होता था, जिसके मुखिया को कुलप या कुलपति कहा जाता था। परिवार के ऊपर की इकाई ग्राम होती थी, जिसके मुखिया को या जिसके प्रधान को ग्रामिणी कहा जाता था। ऋग्वेद में ग्राम शब्द की चर्चा कुल मिलाकर 13 बार की गई है या 13 बार मिलती है। ग्राम से ऊपर जो यूनिट होता था या जो इकाई होती थी उसे विश कहा जाता था और विश के मुखिया को या विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था। ऋग्वेद में विश वर्ड का उल्लेख या विश शब्द का उल्लेख कुल मिलाकर 170 बार मिलता है या हुआ है। और विश के ऊपर जो राज्य की सबसे ऊपरी संरचना या राज्य की सर्वोच्च संरचना थी उसे जन कहा जाता था और जन के प्रधान अर्थात राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कुल मिलाकर 275 बार हुआ है या 275 बार मिलता है। तो एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। ऋग्वैदिक राज्य की संरचना में सबसे नीचे परिवार होता था, परिवार या कुल या कुटुंब। इसके ऊपर की संरचना ग्राम होती थी, ग्राम के ऊपर की संरचना विश होती थी और विश के ऊपर की संरचना जन होती थी। ऋग्वैदिक काल में हालांकि करारोपण व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी, लेकिन लोग जो होते थे ऋग्वैदिक काल में कबीले के जो लोग होते थे वे अपने राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, स्वेच्छा से एक कर देते थे जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन राज्य की यदि संरचना की हम बात करें तो ऋग्वैदिक राज्य का प्रशासन सामान्यतः राजतंत्रात्मक होता था, लेकिन कुछ गैर राजतंत्रात्मक राज्यों का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिला है और इन्हें ऋग्वेद में गण के नाम से संबोधित किया गया है। और गण के प्रधान को गणपति कहा जाता था। ऋग्वेद में गण का उल्लेख 46 बार हुआ है, जबकि अथर्ववेद में गण शब्द का प्रयोग या उल्लेख 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में 46 बार और अथर्ववेद में 9 बार। ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे उनके 2 मुख्य कार्य होते थे या 2 मुख्य कर्तव्य होते थे। युद्ध में अपने कबीले का नेतृत्व करना और अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। ऋग्वैदिक काल में कुछ कबीलाई संस्थाएं भी अस्तित्व में थी, जिनका नाम हमारे लिए ध्यान रखना अनिवार्य है, जैसे सभा, समिति, विदथ और गण। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा, समिति और विदत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में क्रमशः 8 बार, 9 बार और 122 बार किया गया है।
सभा वर्ड का उल्लेख ऋग्वेद में क्रमशः 8 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदथ का 122 बार किया गया है, जबकि अथर्ववेद में सभा का उल्लेख 17 बार, समिति का उल्लेख 13 बार और विदथ का उल्लेख 22 बार हुआ है। यदि हम ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम को ध्यान में रखना और उनके कार्यों को ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला अधिकारी पुरोहित होता था, जो राजा का मुख्य सलाहकार या परामर्शदाता या चीफ एडवाइजर होता था। राजा का चीफ एडवाइजर जो होता था उसे सलाहकार कहा जाता था। एक और अधिकारी होता था जिसका नाम सेनानी था। सेनानी युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। कुलपति के बारे में जैसा कि हमने देखा ही है कि कुलपति कुल या परिवार या कुटुंब का मुखिया होता था। विषपति विष का प्रधान होता था। ग्रामीणी ग्राम का प्रधान होता था। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी होता था। अस्पस गुप्तचर होता था और पूरब दुर्ग का अधिकारी होता था। यदि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का आधार पशुचारण या पशुपालन था और कृषि जो थी वह ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में या ऋग्वैदिक काल के दौरान द्वितीयक पेशा थी। पशुचारण में भी गाय का स्पेशली बहुत ज्यादा महत्व था। गाय के महत्व को हम इसी से समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में धनी व्यक्ति के लिए गोमत वर्ड का प्रयोग हुआ है। राजा को गोपति कहा गया है। समय को गोधुली कहा गया है। दूरी को गव्यतु कहा गया है। पुत्री को दुहिता कहा गया है और कोई अतिथि अपने रिश्तेदारी में जब गो मांस खाता था तो उसे गोहन कहा जाता था। ऋग्वेद में उन अतिथियों के लिए गोहन वर्ड का यूज किया गया है जो अपने रिश्तेदारी में गो मांस खाता था। यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी 4 वर्डों का प्रयोग किया गया है: गविष्टि, गेसु, गव्य और गम्य। ऋग्वेद के कुल मिलाकर 24 श्लोकों में कृषि शब्द की चर्चा है या कृषि की चर्चा है। यद्यपि कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कुल मिलाकर 33 बार किया गया है और कृषि से संबंधित सर्वाधिक विवरण जनरली प्रथम मंडल और 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल का संपूर्ण मंत्र या पूरा का पूरा मंत्र कृषि कार्य से संबंधित है। ऋग्वेद में हल को लांगल या सिर कहा गया है। जुते हुए या उपजाऊ खेत को उर्वरा कहा गया है। हलवाहे को किवास कहा गया है। हल से बनी हुई रेखा को या धारी को हल से बनी हुई रेखा को सीता कहा गया है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के अनाजों की चर्चा की गई है, यव और धान्य, जिसका अर्थ क्रमशः जौ, यव का मतलब जौ हुआ और धान्य का मतलब क्या हुआ? अनाज। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यव और धान्य की समानता हम जौ और अनाज के साथ कर सकते हैं। अनाज मापने के लिए जिस पात्र का यूज किया जाता था उसे उर्दर कहा जाता था, जबकि अन्नागार को या अनाज रखने की
अनाज को स्टोर रखने के जगह को स्थि भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य मुख्यतः सोना, तांबा और कांसा का प्रयोग जनरली करते थे। सोना, तांबा और कांसा। ऋग्वेद में बढ़ई जो लकड़ी का काम करता था उसको तक्षण कहा गया है। करघा को तसर कहा गया है। जुलाहे को वाय या तंतु वाय कहा गया है और चमड़े का काम करने वाले को चर्मन्न कहा गया है। यदि ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं था बल्कि कर्म था, जिसकी पुष्टि ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता अनाज पीसने वाली है और मेरे पिताजी वैद्य हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कर्म के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में स्थापित थी। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द की चर्चा कुल मिलाकर 14 बार हुई है, जबकि क्षत्रिय शब्द की चर्चा 9 बार हुई है। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन उसके बावजूद परिवार में स्त्रियों और लड़कियों को आदर और सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों की शादी सामान्यतः 16-17 वर्ष की आयु में होती थी। अंतर जातीय विवाह और विधवा विवाह का भी कॉन्सेप्ट ऋग्वैदिक काल में अस्तित्व में था। एक और चीज, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के बहुपतित्व विवाह और अपने संबंध में विवाह का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुपतित्व विवाह का मतलब हुआ एक से ज्यादा पतियों के साथ या एक से ज्यादा लोगों या लड़कों के साथ विवाह, और अपने खास संबंध में भी शादी का भी दृष्टांत जो है ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह दोनों अस्तित्व में थे। अनुलोम विवाह कहने का आशय यह कि यदि लड़का उच्च वर्ण का होता था या उच्च जाति का होता था और लड़की निम्न जाति की होती थी, तो उन दोनों के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक इसके उलट यदि लड़का निम्न वर्ण का होता था और लड़की उच्च वर्ण की होती थी, तो इन दोनों के विवाह को, मतलब निम्न कुल के लड़के और उच्च कुल के लड़की या निम्न वर्ण के लड़के और उच्च वर्ण के लड़की के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब हमारे लिए या अर्थ समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री यदि विधवा हो गई और विधवा हो गई लेकिन उसको अपना कोई पुत्र नहीं होता था, तो उस स्त्री को पुत्र प्राप्त करने का राइट दिया गया था ऋग्वैदिक काल में, और इसके लिए वह अपने बहनोई या अपने नंदोसी के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। इसी कॉन्सेप्ट को नियोग प्रथा कहा जाता है। जहां तक ऋग्वैदिक काल के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में बहुत सारी विदुषी या पढ़ी लिखी महिलाओं या लड़कियों की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं के लिए ऋषिका वर्ड का प्रयोग किया गया है। ऋषिका और ब्रह्मवादिनी वर्ड का प्रयोग किया गया है, जबकि जीवन भर अविवाहित रहने वाली
लड़कियों के लिए अमाजू वर्ड का प्रयोग किया गया है। और यदि कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से पहले विवाह कर लेता था तो उसे ऋग्वेद में परिवित कहा गया है। विवाह के अवसर पर लड़कियां जो वस्त्र धारण करती थी उसके लिए ऋग्वेद में वाधूय शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां तक ऋग्वैदिक कालीन समाज में भोजन और वस्त्र की बात है तो ऋग्वैदिक आर्य शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। नशीले पेय पदार्थों में सोम और सूरा पॉपुलर था। सोम स्पेशल ओकेजन पर पिया जाता था या यज्ञों के अवसर पर पिया जाता था, जबकि सूरा जो था वह सामान्य या साधारण अवसरों पर पिया जाने वाला मादक द्रव्य या मादक पदार्थ था। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस कहा जाता था और चादर या दुपट्टा या ओढ़नी को अधिवासस कहा जाता था। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक राजत्व का सिद्धांत देखा या ऋग्वैदिक राजत्व सिद्धांत का अध्ययन किया, ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया, ऋग्वैदिक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, ऋग्वैदिक समाज का अध्ययन किया और ऋग्वैदिक भोजन और वस्त्र के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।